नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने अपना क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो 8वां है जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद, ये चैप्टर आज के इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए होने वाला है। यानी कि जो आपका न्यू सेशन है 2023 और 24 का, और उसके अनुसार जो आपका न्यू सिलेबस है और उसके अनुसार जो आपका ये चैप्टर है 8वां जीव यांत्रिकी तथा खेलकूद, ये आज के इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये देखो, यदि आप वीडियो को पूरा देखते हो शुरू से लेकर आखिर तक, तो ये चैप्टर है ना 8वां, ये आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको चैप्टर समझ में आए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है जीव यांत्रिकी का अर्थ। आखिरकार जो हमारा जीव यांत्रिकी है, इसका अर्थ क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो देखो, मनुष्य के शरीर का एक मशीन के रूप में अध्ययन करना जीव यांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य के शरीर का एक मशीन के रूप में अध्ययन करना जीव यांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, देखो आप इस शब्दों को समझो। ठीक है, देखो शब्द क्या है, देखो जीव, जीव यानी कि जो भी मनुष्य जीवित है। ठीक है, मतलब जो मनुष्य है। ठीक है, जीव का मतलब क्या है, जो भी ऐसे ऐसे प्राणी जो सजीव हो। ठीक है, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य जो भी है, तो जीव का मतलब क्या हो गया, मनुष्य। ठीक है, और यांत्रिकी का मतलब होता है यंत्र। ठीक है, आप इसको यंत्र समझ सकते हो। यंत्र का मतलब होता है कोई, जैसे मशीन होती है, आप फैक्ट्री में देखोगे तो मशीनें होती है, तो ठीक है उसी प्रकार जो यंत्र होता है। और जो जीव यानी जो भी जीवित प्राणी है, जो भी हमारे पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी जीवित प्राणी है इस धरती पर, वो हमारा जीव हो गया। यानी कि जो मनुष्य है हमारा, तो उसका एक यंत्र के रूप में अध्ययन करना। ठीक है, यानी जीव यांत्रिकी का अर्थ आप समझ जाओ कि मनुष्य का एक यंत्र के रूप में अध्ययन करना ही जीव यांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मनुष्य के शरीर का एक मशीन के रूप में अध्ययन करना जीव यांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, अब देखो शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद में जीव यांत्रिकी का महत्व। ठीक है, यानी देखो शारीरिक शिक्षा का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो देखो शारीरिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, देखो शारीरिक का मतलब शरीर से जुड़ा हुआ, शिक्षा मतलब एजुकेशन। ठीक है, यानी कि जो शारीरिक शिक्षा है, यानी जो मनुष्य की शरीर की शिक्षा है, तथा खेल कूद जो भी खेल होते हैं। ठीक है, जितने भी खेल होते हैं उसमें जीव यांत्रिकी का क्या क्या महत्व है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो मैं इसको जो हेडिंग है ना, ये आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखो जीव यांत्रिकी का मतलब आपने समझ लिया कि जो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर का एक मशीन के रूप में अध्ययन करना जीव यांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, तो यदि हम मनुष्य का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मनुष्य के अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, तो उसके अनुसार हम उसको उस खेल में लगाएंगे, और उस खेल में लगाएंगे उसकी रुचि के अनुसार, तो वो अवश्य ही उस खेल में विजयी होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जीव यांत्रिकी का बहुत ही महत्व हो जाता है खेल कूद और शारीरिक शिक्षा के अंदर। तो क्या क्या महत्व है उसको समझते हैं। देखो, पहला महत्व है हमारा कि उपकरणों को सुधारने में सहायक। ठीक है, यदि हम जीव यांत्रिकी का अध्ययन करेंगे, मनुष्य के शरीर का अध्ययन करेंगे, तो उपकरणों को सुधारने में सहायक, तो हमें ये पता चल सकेगा कि उपकरण जो है वो सही है कि नहीं। हम समय के साथ जो है उपकरण को सुधार सकते हैं। अगला महत्व है चोटों से बचाव में सहायक। यदि हमें सब चीज़ पहले से पता रहेंगी, किस एंगल पे हमें काम करना है, कैसे हमें मतलब कोई भी गेम को खेलना है, मतलब कोई भी खेल जो है हमें किस प्रकार से खेलना है, यदि हमें सब चीज़ पता रहेगा पहले से, तो चोट जो होती है ना खेल के अंदर, उसकी लगने की जो संभावना है वो भी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अगला हमें प्रशिक्षण के सुधार में सहायक। ठीक है, जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग। ठीक है, यानी जो हमारा प्रशिक्षण है उसके सुधार में सहायक, यानी जो ट्रेनिंग देने के जो मेथड है, मतलब जो ट्रेनिंग देने का जो तरीका है, उसमें बदलाव आ सकता है जीव यांत्रिकी के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा महत्व है खेल में प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायक। ठीक है, यदि जीव यांत्रिकी का अध्ययन यानी मनुष्य के शरीर का अध्ययन सही प्रकार से किया जाए मशीन के रूप में, तो कहीं ना कहीं जो खेल का प्रदर्शन है ना वो बढ़ेगा। ठीक है, आप भी बताओ प्रदर्शन कैसे बढ़ता है, जब हमें कमियां पता चलेगी, और जब हमें कमी पता चल जाएगी तो उस कमी पे हम काम करेंगे, और जब हम उस कमी पे काम करेंगे तो वो कमियां दूर होगी, और कमी दूर होगी तो हमारा जो खेल का प्रदर्शन है वो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, अगला टॉपिक है हमारा न्यूटन के गति के नियम। ठीक है,
आप सभी ने जाना ही होगा, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, आपने जो 10वीं या 9वीं में आपके पास यदि साइंस होगा तो आपने जरूर पढ़ा होगा न्यूटन के गति के नियम, ठीक है, तथा खेल कूद में इनका प्रयोग। ये हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। देखो मैंने ना आपको बिल्कुल ईजी वे में हर एक टॉपिक को समझा रखा है, ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। तो देखो न्यूटन की गति के नियम, यानी जो न्यूटन थे उन्होंने गति के नियम दिए थे, तो वो नियम क्या है और उनका खेल कूद में क्या प्रयोग होता है वो हमें जानना है, ठीक है। तो देखो पहले हम समझते हैं न्यूटन के गति के नियम ही क्या है। तो पहला नियम है हमारा जड़ता का नियम, ठीक है। तो देखो इसे गति का पहला नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी, वह एक गतिशील वस्तु तब तक एक गतिशील अवस्था में उसी दिशा में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी शक्ति ना लगाई जाए, ठीक है। आप एक उदाहरण से माध्यम समझो कि यहाँ पे मान लो एक फुटबॉल हो रहा है, मान लो आप कि फुटबॉल का एक मैच है, ठीक है, फुटबॉल का मैच है, यहाँ पे एक फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, स्थिर है, ठीक है, फुटबॉल क्या है, स्थिर है, ठीक है, ये हमारा फुटबॉल स्थिर है। अब जब ये तो स्थिर ही रहेगा, लेकिन ये गति में कब आएगा, मतलब ये आगे कब बढ़ेगा। यहाँ पे मान लो इसका जो है जहाँ पे गोल करते हैं फुटबॉल को, यहाँ पे इसका जो गोल करने वाला है, ठीक है, तो फुटबॉल को यहाँ से यहाँ कौन पहुँचाएगा, खिलाड़ी पहुँचाएगा, ये तो अभी स्थिर है, ठीक है। यानी न्यूटन गति के नियम में पहला नियम यही है कि कोई भी स्थिर वस्तु है जब तक वो स्थिर रहेगी तब तक उस पर कोई बाहरी शक्ति ना लगाई जाए, ठीक है। बॉल स्थिर है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी इसको किक करेगा, जब खिलाड़ी इसको बॉल को मारेगा तो बॉल आगे जाएगी। तो बॉल आगे कब गई, जब कोई बाहरी शक्ति, देखो बाहरी शक्ति का मतलब होता है कि मतलब कोई भी एक्स्ट्रा शक्ति, ठीक है। बॉल तो अपनी जगह स्थिर है, ठीक है, तो जो मनुष्य है यानी जो खिलाड़ी है उसने बॉल को लात मारा, और जब उसने बॉल को लात मारा तो बॉल आगे बढ़ गई। तो ये हमारा न्यूटन की गति का पहला नियम, ठीक है। और देखो खेलों में इस नियम के अनेक उदाहरण हैं, जैसे बास्केटबॉल में भी इस नियम का बहुत सारे खेलों में इसके उदाहरण है, जैसे कि हम उदाहरण में लिख सकते हैं बास्केटबॉल, ठीक है। अब हमारा अगला नियम आता है त्वरण का नियम, ठीक है। तो ये क्या, देखो तो इसे गति का दूसरा नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर प्रहार करने वाली शक्ति के समानुपातिक होता है, ठीक है। यदि दो समान शक्तियां भिन्न भिन्न सन्निधि वाली दो वस्तुओं पर लगाई जाती है तो कम सन्निधि वाली वस्तु अधिक तीव्र गति से चलेगी, ठीक है। अब देखो इस नियम भी, देखो यह नियम भी विभिन्न खेलों में लागू होता है, ठीक है। इसका भी जो बहुत ही खेलों में इसका ये नियम बहुत ही खेलों में लागू होता है। जैसे हमारा हैमर थ्रो में जो थ्रो अधिक शक्तिशाली होता है वह कम शक्तिशाली थ्रोअर की अपेक्षा अधिक दूरी तक हैमर को फेंक सकता है, ठीक है। अब देखो हमारा अगला नियम आता है प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। यह तो बहुत ही इजी, आपको समझ में आता ही होगा, ठीक है। तो देखो इसे गति का तीसरा नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। आप इसको समझो, मान लो कि आपके घर के पास एक दीवार है, ये दीवार आपके घर के पास, ये आपका क्या है, दीवार, और आप जो है यहाँ पे खड़े हो और आपने एक बॉल लिया और उसको दीवार पे मारा, तो बॉल जो आपने क्रिया करी ये आपकी क्रिया होगी और वो बॉल वापस आएगी, वो क्या होगी, प्रतिक्रिया, ठीक है। तो उदाहरण देखो, तो यह नियम भी विभिन्न खेलों में लागू होता है, जैसे तैराकी, ठीक है। अब जो तैराकी यानी स्विमिंग आपने देखा होगा, मान लो ये आपका पानी है, ठीक है, पानी है और कोई व्यक्ति इसमें स्विमिंग कर रहा है, तो वो क्या कहता है, वो पानी को पीछे की ओर धकेलता है, यानी वो क्रिया करता है पीछे की ओर, और जो पानी है वो मनुष्य को यानी जो तैराकी है उसको आगे की ओर धकेलती है। तो कहीं ना कहीं जितना जो हम क्रिया करेंगे उसकी हमें प्रतिक्रिया अवश्य ही मिलती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो बॉल का उदाहरण है, यहाँ पे मान लो दीवार है, आपने गेंद को दीवार में फेंका तो गेंद वापस आपके पास आएगी, तो क्या है, आपने क्रिया करा और आपको प्रतिक्रिया मिला, ठीक है। मतलब कि देखो आपने दीवार पर एक गेंद को फेंका, ठीक है, आपने अपनी दीवार पर एक बॉल को फेंका, तो आपने क्या करा, आपने क्रिया करा और वो बॉल आपके पास वापस आई, तो वो क्या थी, वो प्रतिक्रिया थी, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। इसमें देखो ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, आप जो भी क्रिया करोगे तो उसकी विपरीत आपको प्रतिक्रिया मिलेगी, ठीक है। तो देखो तैराकी में मनुष्य पानी को पीछे की ओर धकेलता है, यह क्रिया, ठीक है। आप यहाँ पे समझो, ये एक स्विमिंग पूल मान लो आप इसको, ठीक है, यहाँ पे एक मनुष्य है, ठीक है। तो देखो तैराकी में जो मनुष्य है ना वो पानी को पीछे की ओर धकेलता है, अपने पाँव से पीछे की ओर धकेलता है, ठीक है। यहाँ ये होगी इसकी क्रिया, क्या होगी, ये होगी हमारी क्रिया, ठीक है। अब देखो और पानी मनुष्य को आगे की ओर धकेलता है, ये प्रतिक्रिया है, और जो पानी वो मनुष्य को आगे की ओर धकेलता है ये हमारा क्या हो गया, प्रतिक्रिया, ठीक है।
तो यही है हमारा क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा प्रतिक्रिया का नियम। अब देखो हमारा अगला टॉपिक आता है संतुलन तथा खेल कूद में इनका प्रयोग। संतुलन आप समझते हो, बैलेंस, खेल कूद में इनका प्रयोग, यानी संतुलन जो है वो क्या है और उसका खेल कूद में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वो हमें समझना है, ठीक है। तो देखो संतुलन ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें विरोधी शक्तियां एक समान तथा बराबर हो, ठीक है। यानी कि संतुलन हम ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें जो विरोधी शक्तियां होती है ना वो एक समान या बराबर हो, ठीक है। जैसे मान लो एक ये लोहे का पाइप है, उस पर आप खड़े हो, ठीक है, तो जो विरोधी शक्तियां लग रही जिससे आप गिर सकते हो नीचे, ठीक है, तो वो समान हो। मतलब अगर आप पाइप पे तभी खड़े हो पाओगे जब आप बिल्कुल स्थिर रहोगे, बिल्कुल एक संतुलन में रहोगे, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं संतुलन। अब देखो संतुलन के प्रकार, पहला हमारा होता है स्थिर संतुलन, दूसरा होता है हमारा गतिशील संतुलन, ठीक है। अब ये स्थिर संतुलन क्या है और गतिशील संतुलन क्या है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब हम इन दोनों को समझते हैं। देखो पहला हमारा स्थिर संतुलन। देखो चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखते रहें और वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें, आपको चैप्टर समझ में आता रहेगा, ठीक है। हमारा स्थिर संतुलन पहला, तो देखो स्थिर अवस्था में संतुलन की स्थिति को स्थिर संतुलन कहते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए कि आप एक ये पाइप है लोहे का, उसके ऊपर खड़ा है, वो गिर नहीं रहा, मतलब ना इस तरफ गिरा है ना इस तरफ गिरा है, बीच में बिल्कुल खड़ा है, तो वो एक स्थिर अवस्था में ना, तो वो एक स्थिर है, तो हमारा वो कहलाएगा स्थिर संतुलन। अब दूसरा आता है हमारा गतिशील संतुलन। तो देखो विभिन्न शारीरिक गतिविधियां करते समय शरीर का संतुलन बनाए रखने को गतिशील संतुलन कहते हैं, ठीक है। गतिशील का देखो आप नाम समझो, ठीक है। गतिशील यानी मनुष्य गति में तो है और उसके अंदर संतुलन भी है। जैसे दौड़ते समय संतुलन बनाए रखना, ठीक है। मान लो कोई मनुष्य है वो दौड़ रहा है और दौड़ते समय उसको संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर मान लो दौड़ते समय मनुष्य संतुलन बना के नहीं रखेगा तो वो गिर भी सकता है, तो ये हो जाता है हमारा गतिशील संतुलन। अब देखो हमारा संतुलन के सिद्धांत ये क्या है, देखो समझते हैं। तो पहला जो हमारा केंद्र को सहारा देने वाले आधार जितना मजबूत होगा, देखो केंद्र को सहारा देने वाले आधार के जितना पास होगा स्थिरता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। देखो सिद्धांत का मतलब पता है क्या, यहाँ पे समझो संतुलन के सिद्धांत, यानी संतुलन जो है हम कब कह सकते हैं कि संतुलन ज्यादा होगा मनुष्य में संतुलन कम होगा या संतुलन नहीं होगा, तो कुछ सिद्धांत वो हमें समझना, ठीक है। पहला हमारा है केंद्र सहारा देने वाले आधार के जितना पास होगा, ठीक है। जो केंद्र है वो सहारा देने वाले आधार के जितना पास होगा स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। जैसे कि तेजी से दौड़ता हुआ एथलीट तभी आसानी से वह जल्दी से रुक पाता है जब वह अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए अपने पैरों को आगे की ओर स्ट्राइड लेने की अवस्था में रखता है, ठीक है। जैसे आप समझो कोई खिलाड़ी वो दौड़ते हुए आ रहा है, अगर वो अचानक तो रुक नहीं सकता, बहुत तेज से दौड़ता रहा तो वो धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे मोड़ेगा, मोड़ते मोड़ते वो धीरे धीरे रुकेगा। तो ये हमारा हो गया पहला सिद्धांत। हमारा अगला है गुरुत्व केंद्र सहारा देने वाले आधार के मध्य के जितना पास होगा शरीर उतना ही अधिक स्थिर होगा। जैसे कि बैलेंस बीम पर प्रदर्शन करने के दौरान यदि जिम्नास्टिक देखो बैलेंस बीम पर प्रदर्शन करने के दौरान यदि जिम्नास्ट एक और अधिक झुक जाता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि वह सहारा प्रदान करने वाले आधार की सीमाओं से अपने गुरुत्व केंद्र को बाहर ले जाता है, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ सकता है, ठीक है। अब देखो हमारा अगला महत्व है सहायता प्रदान करने वाला आधार जितना अधिक चौड़ा होगा शरीर उतना अधिक स्थिर होगा। जैसे कि पैरों की जब गति की दिशा देखो पैरों को जब गति की दिशा में फैलाकर खड़े होते हैं तो शरीर उतना अधिक स्थिर होता है, ठीक है। जैसे मान लो आप समझो, मान लो एक लोहे का पाइप है, एक पतला पाइप है, तो उस पर आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। एक चौड़ा पाइप है इतना चौड़ा, तो उस पर आप ज़्यादा देर तक खड़े रह सकते हो, ठीक है। तो ये था देखो इसमें क्या है, देखो सहायता प्रदान करने वाला आधार जितना चौड़ा हो, जितना मतलब ये चौड़ाई एक पाइप है बिल्कुल देखो पतला सा पाइप है और एक पाइप है चौड़ा सा, तो आप इस पर कम खड़े हो पाओगे, यानी इस पाइप पे आपका संतुलन कम बनेगा और इस वाले पाइप पे आपका संतुलन ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा संतुलन, ठीक है, यानी कि ये था हमारा तीसरा संतुलन का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों संतुलन के सिद्धांत को समझ लिया। आशा करता हूँ कि आपको संतुलन के सिद्धांत को समझ में आ गया हो, ठीक है। यानी कि आपको जो जितने भी संतुलन के सिद्धांत है मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में बताया, आपको उदाहरण दे के समझाया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो संतुलन का सिद्धांत है वो समझ में आ गया होगा। तो देखो अगला टॉपिक आता है हमारा गुरुत्व केंद्र तथा खेल कूद में इनका प्रयोग, ठीक है। तो देखो पहले आप हेडिंग को समझो,
गुरुत्व केंद्र। देखो गुरुत्व यानी गुरुत्वाकर्षण, नहीं देखो गुरुत्वाकर्षण का छोटा नाम यहाँ पर दिया गया गुरुत्व, ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र यानी जो पृथ्वी होता है उसमें एक कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्व केंद्र जो है तथा इसका खेलकूद में प्रयोग, यानी गुरुत्व केंद्र क्या है और इसका खेलकूद में क्या प्रयोग है वो समझना, ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र एक काल्पनिक बिंदु होता है जिस पर किसी व्यक्ति या वस्तु का भार केंद्रित होता है, ठीक है। आप समझो ये जो होता है ना, ये एक काल्पनिक बिंदु होता है, यानी जो हमारा गुरुत्व केंद्र एक काल्पनिक बिंदु होता है। जैसे मान लो कोई फल है, आप मान लो आपने बॉल को ऊपर की ओर उछाला, हवा में उछाला ऊपर की ओर, तो बॉल वापस नीचे की ओर गिर रही है। क्यों? तो जो पृथ्वी है उसमें एक बल होता है, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, उसी के कारण जो है वो बॉल वो नीचे गिर रही है, ठीक है। तो देखो आगे, खेलों में खिलाड़ी के शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उसकी खेलने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि कुश्ती प्रतियोगिता के समय रक्षात्मक स्थिति को अपनाने के लिए शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को नीचे रखना तथा आधार से पैर दूर फैलाना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। अब देखो हमारा अगला आता है घर्षण एवं खेलकूद, ठीक है। घर्षण क्या है और इसका खेलकूद में क्या प्रयोग है वो समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं घर्षण का अर्थ क्या है, ठीक है। तो जब दो वस्तुओं की सतह एक दूसरे के संपर्क में आने पर जो, देखो आप यहाँ समझो, दो वस्तुओं की सतह के एक दूसरे के संपर्क में आने पर जो बल उत्पन्न होता है जिसके कारण वस्तु की गति में परिवर्तन आता है वह घर्षण कहलाता है, ठीक है। मान लो दो वस्तु है आपके पास ए और बी, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आई, ठीक है। और इन दोनों की जो सतह एक दूसरे के संपर्क में आई और उस सतह के कारण जो उसके अंदर जो बल उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसके अंदर जो बल उत्पन्न हुआ और जो वस्तु की गति है उसमें परिवर्तन आया, तो इसे हम कहते हैं घर्षण, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं घर्षण। अब देखो घर्षण के प्रकार, घर्षण जो होता है कितने प्रकार का आपने समझ लिया। घर्षण क्या है, जब दो वस्तु होती है, मान लो ए और बी, उसकी सतह आपस में टकराए और टकराने के बाद जो उसके अंदर बल उत्पन्न हो और जिससे वस्तु की गति में परिवर्तन आए, तो उसको हम घर्षण कहते हैं। अब घर्षण जो है वो कितने प्रकार का होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको हर एक चीज पता होना चाहिए ताकि अब एग्जाम में ना आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ठीक है। यदि आप पूरे चैप्टर को पढ़े रहोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आप कर दोगे इजीली, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज आप बिल्कुल ध्यान से देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। दो प्रकार का घर्षण होता है, पहला स्थिर घर्षण, दूसरा गतिशील घर्षण, ठीक है। पहला होता है स्थिर घर्षण, दूसरा गतिशील घर्षण। अब जो गतिशील घर्षण है वो भी दो प्रकार का होता है, पहला स्लाइडिंग घर्षण और दूसरा रोलिंग घर्षण, ठीक है। अब ये सभी है क्या वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो पहला हमारा स्थिर घर्षण, इसको समझते हैं। तो देखो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर बढ़ना शुरू करती है, हालांकि तब तक वास्तविक गति आरंभ ना हुई हो, तो एक विरोधी शक्ति लागू होती है, इसे स्थिर घर्षण कहा जाता है, ठीक है। अब देखो हमारा आ गया था गतिशील घर्षण। तो देखो गतिशील घर्षण वह प्रतिकूल शक्ति होती है जो तब उत्पन्न होती है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तविक रूप से बढ़ना शुरू करती है, ठीक है। अब देखो हमारा आता है अगला गतिशील घर्षण के प्रकार, ठीक है। पहला हमारा होता है स्लाइडिंग घर्षण। देखो ये क्या है, तो स्लाइडिंग घर्षण वह प्रतिकूल शक्ति होती है जो तब उत्पन्न होती है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर सरकने लगती है, जैसे कि बर्फ या सड़क पर स्केटिंग करना, ठीक है। जब आपको पता होगा जब आप ठंड के दिनों में बर्फ पर स्केटिंग करते हो तो जो बर्फ तो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन जो आपका स्केटिंग है वो खिसकने लगता है नीचे की ओर, ठीक है। अगला हमारा रोलिंग घर्षण। तो रोलिंग घर्षण वह प्रतिकूल शक्ति होती है जो तब उत्पन्न होती है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कने लगती है, जैसे कि हिट करने पर मैदान पर लुढ़कती बॉल का रोलिंग, ठीक है, रोलिंग घर्षण, ठीक है। देखो जैसे कि आप उदाहरण में समझ सकते हो कि जैसे कि हिट करने पर मैदान पर लुढ़कती बॉल का रोलिंग घर्षण के कारण रुक जाता है, ठीक है। ये घर्षण हमारा घर्षण घर्षण, ठीक है। ये घर्षण घर्षण के कारण रुक जाता है, ठीक है। तो आप जब बॉल को हिट करोगे तो ठीक है, तो बॉल लुढ़कते हुए आगे चलेगी और एक पॉइंट पर वो रुक जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो आपने बॉल को हिट किया, ठीक है, तो बॉल चलेगी बहुत शुरुआत में तेजी से चलेगी, धीरे धीरे वो बॉल रुक जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा रोलिंग घर्षण। अब देखो हमारा अगला टॉपिक आता है खेल कूद के क्षेत्र में घर्षण बल का महत्व। अब जो हमारा खेल कूद का क्षेत्र है इसमें घर्षण बल का क्या महत्व है, तो बहुत ही ज्यादा महत्व है खेल कूद के क्षेत्र में घर्षण बल का, ठीक है। तो पहला महत्व क्या है, देखो घर्षण बल का खेल कूद के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। जैसे कि हम समझ सकते हैं क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट खिलाड़ी विशेष क्षेत्र रक्षक ऐसे जूते पहनते हैं
जिनकी तली में कीलें लगी होती हैं। ये विशेष प्रकार के जूते घर्षण बल बढ़ाने में सहायता करते हैं और खिलाड़ी भागते समय फिसलते नहीं। ठीक है, अगला हमारा आता है खेलों में परिप्रेक्ष्य। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊं, ये ऐसा टॉपिक है 99.99% आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, खेलों में परिप्रेक्ष्य, जिसको हम इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, जिसको आप बिल्कुल ध्यान से समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो देखो, जब किसी वस्तु को आकाश की तरफ न्यून कोण पर फेंका जाता है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई भी वस्तु हो, मान लीजिए आपके पास ए नाम की वस्तु है, ठीक है, उसको एक न्यून कोण पर, न्यून कोण क्या होता है, देखो न्यून कोण मैं आपको बताता हूँ, जो 90 डिग्री से कम का कोण होता है ना, उसको हम कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, 90 डिग्री से जितने भी कम की कोण है उसको हम कहते हैं न्यून कोण। तो देखो, जब किसी वस्तु को आकाश की तरफ न्यून कोण पर फेंका जाता है तथा इनर्शिया के कारण वह गतिमान हो तो उसे परिप्रेक्ष्य यानी प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, खेल कूद के क्षेत्र में हैमर या जेवलिन थ्रो, फुटबॉल को किक मारना इत्यादि परिप्रेक्ष्य प्रोजेक्टाइल के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखो, परिप्रेक्ष्य पथ को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से कारक है जो परिप्रेक्ष्य पथ को प्रभावित करते हैं। देखो, प्रक्षेपण का कोण। ठीक है, देखो, प्रक्षेपण को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो प्रारंभिक वेग होता है, यानी जो हमारी स्टार्टिंग, जैसे मान लो आपने एक बॉल को फेंका, तो जो आपकी पहले फेंकने की जो गति है उसको हम प्रक्षेपण कहते हैं। प्रक्षेपण का कोण। ठीक है, हमने क्या बताया कि न्यून कोण में फेंका जाता है। ठीक है, तो यानी कि 90 डिग्री से कम पे फेंका जाता है। तो जो ये कोण है ना, उसको निर्धारित करता है। ठीक है, तो जब एक ही वस्तु को दो अलग अलग कोणों से एक समान गति में फेंका जाए तो वह अलग अलग दूरी तय करती है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक जो बॉल है उसको 50 डिग्री के कोण से फेंका और एक को आपने 60 डिग्री के कोण से फेंका। ठीक है, आपने एक को फेंका 50 डिग्री कोण पे, तो बॉल यहाँ पहुंची, और आपने 60 डिग्री से फेंका तो बॉल यहाँ पहुंची। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यदि हम अलग अलग कोणों से बॉल को फेंकेंगे तो उनकी दूरी भी अलग अलग होगी। ठीक है, अगला हमारा प्रक्षेपण की ऊंचाई तथा लैंडिंग की सतह में संबंध। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया, पहला कारक परिप्रेक्ष्य पथ जो होता है ना हमारा, परिप्रेक्ष्य पथ, उसको प्रभावित करने वाला कारक थे हमारे, पहला मैंने आपको बता दिया प्रक्षेपण का कोण। ठीक है, और दूसरा हमारा प्रक्षेपण की ऊंचाई तथा लैंडिंग सतह में संबंध। ठीक है, तो किसी प्रक्षेपित वस्तु द्वारा तय की गई दूरी प्रक्षेपण की ऊंचाई व लैंडिंग सतह पर निर्भर करती है। मान लीजिए कि आपने एक बॉल को, मान लीजिए आपके पास ए नाम का बॉल है, तो आपने उस बॉल को लिया और कम ऊंचाई से फेंका तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगी, लेकिन आपने उसी मान ए नाम के बॉल को आपने बहुत ही ऊंचे से फेंका तो वो कम दूरी तय करेगी। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो प्रक्षेपण की ऊंचाई होती है और उसकी जो लैंडिंग सतह होती है, वो कहीं ना कहीं निर्भर करती है कि जो बॉल है वो कितने दूर तक जाएगा, प्रक्षेपण जो यानी प्रोजेक्टाइल है वो कहाँ तक। ठीक है, यानी जो हमारा प्रक्षेपण पथ है, यानी जो हमारा, देखो आप नाम समझो, प्रक्षेपण पथ का मतलब जो हमारा प्रक्षेपण का जो पथ है, यानी कहाँ जो स्थान है वो कहाँ तक कोई वस्तु जाएगी उसका अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, तो यदि मान लो उसकी ऊंचाई कम रहेगी तो ज़्यादा दूरी की तय करेगी, और लैंडिंग सतह मान लो सही रहेगा तो वो अधिक दूरी तय करेगी। ठीक है, अगला हमारा जो प्रभावित करने वाला कारक है परिप्रेक्ष्य पथ को प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग का मतलब होता है कि आपने पहले अवस्था में कितने गति से फेंका। आप मान लीजिए ए स्थान पे खड़े हैं, आपके पास एक बॉल है, ठीक है, आपने बॉल को हाथ में उठाया और फेंका, तो जो आपने पहले बार गति लगाया उस बॉल को फेंकने में, उसको हम कहते हैं प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग अधिक होने पर वस्तु अधिक दूरी तय करेगा। ठीक है, यानी प्रारंभिक वेग अधिक होने पर वस्तु अधिक दूरी तय करती है। ठीक है, आप मान लो आपने एक बॉल को धीरे से फेंका तो वो ज़्यादा दूर थोड़ा जाएगा, यदि मान लो आपने उसी बॉल को बहुत तेजी से फेंका तो वो बॉल बहुत ही दूर तक जाएगा। ठीक है, अगला हमारा कारक है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो प्रक्षेपित वस्तु का भार जितना अधिक होगा उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही अधिक होगा। आप समझो कैसे। मान लीजिए आपके पास ए नाम का बॉल है, वो बहुत ही भारी है, तो भारी तो वो नीचे गिरने की और कोशिश करेगा, मतलब बहुत भारी तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं जो पृथ्वी है वो उस बॉल को अपनी ओर आकर्षित करेगी, यानी कि उसका जो उस बॉल का जो हमारा भारी बॉल है उसका गुरुत्वाकर्षण बल कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल जितना अधिक होगा वस्तु की प्रक्षेपित ऊंचाई उतनी ही कम होगी। ठीक है, अगला हमारा कारक है वायु प्रतिरोध। जब प्रक्षेपित वस्तु हवा में गतिमान होती है तो हवा का प्रतिरोध उसकी गति को कम कर देता है। ठीक है, मान लो बहुत तेज हवा आ गई, आपने गेंद को फेंका तो उसको कहीं ना कहीं जो गेंद का जो गति है वो कम हो जाएगा। हवा का प्रतिरोध जितना अधिक होगा वस्तु की गति उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारा स्प्रिंट यानी घूर्णन।
जब प्रक्षेपित वस्तु हवा में घूमते हुए गतिमान होती है तो वस्तु के ऊपरी हिस्से पर उच्च वायुदाब तथा निचले हिस्से पर कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। वायु के इस उच्च से निम्न वायुदाब की ओर गति करने के कारण वस्तु नीचे की ओर गोता लगाते हुए कम दूरी तय कर पाती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 8वां। तो आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, जरूर पूछें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।